नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। बात बहुत छोटी-सी थी। भारतीय कुश्ती संघ ने नियमों में बदलाव ये किया था कि कोई भी पहलवान बिना राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला जीते अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में नहीं जा सकेगा। लेकिन ये छोटी-सी बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई और लड़ाई शुरू हो गई। और अब ये लड़ाई जो है अब तक जो पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही थी, अब ये खुल कर के सामने आ गई है। यूँ कहिए कि पूरी लड़ाई जो है, टिकैत की कंपनी ने हाईजैक कर ली है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पहलवानों की जंग अब अ, राजनीति पर हावी हो रही है और इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। यानी कि पहले तो इसमें राजनीति हुई, अब ये कई राज्यों की राजनीति पर हावी हो रही है। और इसका असर भी दिख रहा है। एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला जो है, काफ़ी मैसिव होता जा रहा है। हरियाणा के पहलवानों की लड़ाई, उत्तर प्रदेश के जाटों की लड़ाई तो पहले से ही बन चुकी थी। अब ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाटों की लड़ाई भी बन गई है। हरियाणा भी इसमें शामिल हो चुका है। हरियाणा की राजनीति में सालों तक जाटों का कब्ज़ा रहा है, जिसे भाजपा ने 2014 में डेंट किया था, तोड़ना शुरू किया था। हालाँकि 2014 में भाजपा भी 24 जाटों को टिकट दे रही थी, उसने टिकट दिए, लेकिन जीते सिर्फ़ 6 क्योंकि बाकी जातियों के ज़्यादा विधायक बन गए थे, इसलिए भाजपा ने जाट को मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेसी रिवायत को बदल करके पहली बार एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इससे हरियाणा की राजनीति से जाटों का जो एक इम्पैक्ट था ना, वो खत्म होने की शुरुआत हुई थी। यानी कि जाटों का प्रभाव जो था, वो खत्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। और ये बात कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रही थी, मुद्दे की तलाश में थे और भाजपा ने 2019 के चुनाव में सिर्फ़ 19 जाटों को टिकट दिया। हरियाणा की राजनीति में दूसरी जातियों के बढ़ते इम्पैक्ट के चलते कांग्रेस ने भी यहाँ पर 2014 में 28 जाटों को टिकट दिया। वहीं 2019 में 26 टिकट दिए गए। हरियाणा में जाटों की आबादी सर्वाधिक 25% है और वो 40 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और अपना रसूख रखते हैं। लेकिन 2014 से अन्य जातियों के एकजुट हो जाने से पिछले 9 साल से गैर जाट मुख्यमंत्री हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके परिवार की राजनीति पर भी पड़ा है। यानी कि एक लाइन में कहूँ तो हुड्डा परिवार बहुत परेशान है। इसलिए एक धारणा ये बनी कि जाटों को कांग्रेस के पीछे लामबंद करने के लिए हुड्डा परिवार ने ही पहलवानों का आंदोलन शुरू करवाया और धरने पर जाट नेताओं के पहुंचने की शुरुआत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। इससे पहले जब जनवरी में धरना हुआ था, तब धरने पर किसी राजनीतिज्ञ को आने नहीं दिया गया था। उस समय धरने का कारण पहलवानों के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भेजने के नियम बदला जाना कहा जा रहा था। लेकिन बाद में रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाए जाने का मुद्दा बन गया और फिर ये मुद्दा जो है जॉन शोषण में तब्दील हो गया और अब उसके बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी एक मुद्दा बन गया है। यानी कि मुद्दे पे मुद्दा बनाया जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ ने नियमों में बदलाव ये किया था कि कोई भी पहलवान बिना राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला जीते अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में नहीं जा सकेगा और लड़ाई की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया इसी पर हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जा चुके हरियाणा के पहलवानों की ये दलील थी कि क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें बिना मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भेजा जाए। ये एक तरह से उनकी मोनोपोली
और पहलवानों में एलीट क्लास बने रहने की एक मांग थी, जिसे एसोसिएशन स्वीकार नहीं कर रही थी। वैसे शुरू से ही ये लगता था कि पहलवानों का विवाद जाट बनाम राजपूत बनता जा रहा है, जिसका राजस्थान के चुनाव पर सबसे पहले असर पड़ने वाला है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जाट बनाम राजपूत की जो एक प्रतिद्वंद्विता है पहले से ही है, और राजस्थान के चुनाव इसी साल हैं, ये भी गौर करने की बात है। और हरियाणा से पहले जाट राजनीति का प्रयोग राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में जाट 12 से 14% है, लेकिन विधानसभा में 17% यानी कि 33 जाट विधायक हैं, 8 सांसद हैं, और एक समय में जाट कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी जाट भाजपा की तरफ गया है। 8 जाट सांसद भाजपा के हैं, और कांग्रेस स्थिति को, ये जो स्थिति बनी हुई है, इसको बदलना चाहती है। इसलिए कुरुक्षेत्र में हुई खाप पंचायत में ये फैसला हुआ कि केंद्र सरकार ने 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं की, तो हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाट भी जंतर मंतर पे धरना देंगे। अब तक ये राजनीतिक जंग पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब जाट खुल करके सामने आ गए हैं। जब हरियाणा के जाट पहलवानों ने जनवरी में जंतर मंतर पे धरना दिया था, उससे पहले उन्होंने खेल मंत्रालय को बाकायदा नोटिस दिया था, जैसा कि होता है, जैसे कि एक बायलॉज बना हुआ है कि आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस देने वालों में ओलंपिक और एशियाई खेलों के मेडल विजेता भी थे। इनमें पद्मश्री भी थे। सरकार ने कम से कम 2 खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने में, आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 2.5 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे। इसलिए खेल मंत्री का ये फर्ज बनता था कि विवाद सार्वजनिक होने से पहले वो इन पहलवानों को बुला करके बात करते। अगर समस्या हल नहीं होती तो खेल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों और इन खिलाड़ियों को आमने सामने बिठाया जाता। अगर वे ब्रजभूषण के सामने ही यौन शोषण के आरोप लगाते, तो खेल मंत्री को तभी उन पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन खेल मंत्री ने पहलवानों को बुलाया ही नहीं। जब धरना शुरू हो गया, तब भी लंबी तान कर सोए रहे, और जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको फ़ोन नहीं गया, उनको नहीं हिलाया गया, तब तक उनकी नींद नहीं टूटी। खेल मंत्री की पहलवानों से बातचीत के बाद यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई गईं। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए दोस्तों कि यौन शोषण के आरोपों की जांच का काम अधिकारी स्तर की कमेटियां कैसे कर सकती हैं? ये एक आपराधिक मामला, और पुलिस ही इन आरोपों की जांच कर सकती थी। पहलवानों को तभी कहना चाहिए था ना कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। कमेटियों से जांच करवा के सरकार एक तरह से खुद ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है इस समय, और वो खुद पार्टी बन गई है, जबकि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना था ही नहीं और अब भी नहीं है। जो कमेटियां बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट 3 महीनों में पूरी होनी थी, आज 5 महीने हो चुके हैं, जांच रिपोर्ट जाहिर नहीं की गई है। थक हार करके पहलवान शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, तब केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। उनके ये कहने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली। इस पूरे सिनेरियो में ये साबित किया गया कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, लेकिन स्थिति कुछ और थी। इनमें एक एफआईआर जो है वो पॉक्सो एक्ट में थी, और कायदे से पुलिस को तुरंत जो पीड़ित लड़की है, उसकी उम्र की जांच करवा करके उसका बयान करना चाहिए था। उसके बाद ब्रजभूषण को भी तुरंत बुला करके उनका बयान दर्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन के बाद ये बाकायदा खबर फैलाई गई कि लड़की की उम्र 19 साल है, इसलिए पॉक्सो बनता ही नहीं।
और पॉक्सो एक्ट के मुताबिक पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में एक बड़ी भूल कहिए, कोताही कहिए, ये हुई कि पीड़िता की पहचान जाहिर हो गई और वह पुलिस की कोताही से हुई है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि सरकार में कोई ऐसा ज़रूर है, यानी कि कोई ऐसा ज़रूर है जो ब्रजभूषण की मदद कर रहा है। अगर ये आपराधिक मामला है, तो भाजपा और केंद्र सरकार को ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहिए था कि ब्रजभूषण शरण की कोई किसी तरह से मदद की कोशिश कर रहा है। लगातार ये संकेत आते रहे कि ब्रजभूषण शरण का बाल भी बांका नहीं होगा। पुलिस भी अगर अपनी जांच जाहिर करती रही तो ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया कि फिर अब विपक्ष की नई टूल किट बनता जा रहा है। और अगर पहले ही जांच जाहिर करती रहती तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। सैकड़ों मील दूर ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च करके और राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा में मुद्दे को उठा करके इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी और जहां तक कि भाजपा के 3-4 सांसद भी पहले ही पहलवानों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब स्थिति ये है कि 2021 के किसान आंदोलन जैसी स्थिति बन चुकी है, तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भाजपा ने केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू किया है कि इस मुद्दे का हल किया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी स्टेट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। वहाँ के जाट इस मामले को तूल दे रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि ब्रजभूषण को अयोध्या में रैली करने से मना कर दिया गया है और उनको बेवजह की बयानबाजी से भी सरकार की ओर से रोका गया है। और इससे ये संकेत मिलते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में ब्रजभूषण पे कभी भी कोई भी एक्शन भी ले सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से साधु संतों और अयोध्या का लोग जो हैं उनको अपने पक्ष में करने का एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कोशिश की है, उससे एक तरह से ये मान लीजिए कि हिंदुओं की भी बदनामी हो रही है। भले ही ब्रजभूषण का गांव अयोध्या से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन अयोध्या से राजनीतिक तौर पर उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है। वो केसरगंज के सांसद हैं, लेकिन जब से इस विवाद में फंसे हैं तब से अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे थे और ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम को भी खटक रही थी। अयोध्या के भाजपा सांसद और अयोध्या की भाजपा इकाई ने भी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की है, वहां तक अपनी बात पहुंचाई है। तब जाकर के उनकी 5 जून की रैली रुकवाई गई है। भाजपा और केंद्र सरकार ने अपनी ये कहिए कि चूक के कारण इस मामले में अब जाकर के समझा है और इस 5 जून वाली रैली को रुकवाया है जो कल होने जा रही है। अब उसे बिना विलंब के हल भी निकालना चाहिए, नहीं तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जाट जो हैं वो भी लामबंद हैं और टिकैत एंड कंपनी सारे जाटों को लीड कर रही है। सारे जितने खाप हैं उनको जोड़ करके टिकैतन कंपनी चल रही है। यानी कि ये सरकार ने जरा सी अनदेखी क्या कर दी, जाट लॉबी कहिए या कहिए कि टिकैत एंड कंपनी, इन्होंने पूरे जो पहलवान है ना उनकी पहलवानी को हाईजैक कर लिया है। यानी कि आप देखिए कि जो पहलवान थे वो अपने मेडल्स गंगा में विसर्जित करने के लिए पहुंचते हैं, तो पीछे पीछे मुजफ्फरनगर से वहाँ पर किसान नेता पहुंच जाते हैं, राकेश टिकैत पहुंच जाते हैं और उनको मनाने हैं, काफ़ी ड्रामा करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये पहलवानों के सामने रख करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन 2-3 स्टेट में किया जा रहा है। अब सरकार को भी इसकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कई जगहों पे एक ठीक-ठाक सिचुएशन है, पोजीशन बनी हुई है जाटों के कारण, लेकिन अब उस पे
डेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि जाट लॉबी ने और टिकैत एंड कंपनी ने उसको हाईजैक कर लिया है। तो दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट है ना, एक तो बृजभूषण को अपना मुँह बंद रखने के लिए कहा गया है, वो बेवजह बयान ना दें। दूसरा, जो उनकी 5 जून को यानी कि कल जो उनकी अ, रैली होने वाली है, उसके लिए मना किया गया है। ये एक अच्छा संकेत है कि सरकार ने इसको समय रहते इस पे विचार किया है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।